नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभी तक जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक जो था ये था कि स्वीकृति क्या चीज होती है, एडमिशन क्या चीज होती है। अब हम इस बात पे तो एक्ट में ये बताया गया कि भाई जो स्वीकृति है वो मान्य जो तब होंगी जब वो परिस्थिति हो जो इस एक्ट में दी गई। पहली परिस्थिति जो इस एक्ट में दी गई है, स्वीकृति किसकी स्वीकृति साक्ष्य हो सकती है, किसकी स्वीकृति किसके द्वारा किया गया एडमिशन एविडेंस हो सकता है, ये बात यहां बताई गई। तो सेक्शन 16 ये कहता है स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। किसी मुकदमे में जो पक्षकार है उनके द्वारा किया गया एडमिशन साक्ष्य के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है, या बाई एन एजेंट टू एनी सच पार्टी, या जो पार्टी मुकदमे की पार्टी है उसके एजेंट द्वारा किया गया कोई कथन साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे क्या कहता है, whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them or admission। किसी कार्रवाई के किसी पक्षकार ने किया हो, वे कथन स्वीकृतियां हो सकते हैं जो पार्टीज ने किसी ने किया हो, या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी एजेंट ने किया हो, अभिकर्ता ने किया हो, जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभियुक्त या विवेचित रूप से प्राकृत किया हुआ मानता है, या कोई ऑथराइज व्यक्ति हो, या जैसे किसी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट हो, किसी व्यक्ति का। आगे क्या कहता है, पार्टीज टू सूट सुइंग और सूट इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर are not admission unless they were made while the party making to them held that character. Persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter or the proceedings, or who make the statement in their character, or the person so interested. The person for whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter are admission if they are made during the continuance of the interest of person making the statement। अब यहां इसने ये स्पष्ट करने का कोशिश किया भाई कि स्वीकृति या तो वो करे जो उसके अंदर पार्टी है, पक्षकार है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव करे, या उसके अंदर हितबद्ध व्यक्ति करे, या जिसके राइट इंटरेस्ट उसमें उत्पन्न हो रहे हो, ऐसे लोग भी स्वीकृति कर सकते हैं। तो ये बताया कि स्वीकृति कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो इसको सेक्शन को आप इतना ही समझें यहां तक कि स्वीकृति करने के लिए या तो खुद पार्टी करे, या जिसको उन्होंने अपना ऑथराइज कर रखा एजेंट कर सकता है, या जिसका उसमें कोई हित है प्रॉपर्टी में या माल में, ऐसा कोई व्यक्ति उसमें कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, या कोई थर्ड पार्टी जो उसका इंटरेस्ट उसमें हो, या जिसका राइट उसमें इन्वॉल्व हो या राइट ड्राइव होता हो। तो
ऐसे व्यक्ति एडमिसिबल होती है, उनकी सुसंगत होती है, जो स्वीकृति वो करते हैं, उनको एविडेंस में लिया जा सकता है। ऐसी स्वीकृति के बारे में ये इंगित करता है। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा की गई स्वीकृति को मान्य होंगी और कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी आदमी आए और किसी मामले को, फैक्ट्स को और केस में लगा दिया जाए, नहीं। ये पक्षकार, ये लॉ हमारा ये बताता है, ये किताब साथ कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर से एक क्वेश्चन है कि क्या ये सील डीड गिफ्ट डीड असली है? तो उस केस में कुछ वादी हैं, 1 2 3 पार्टीज है, वो भी उनमें से कोई ये स्वीकार करता कि हाँ, गिफ्ट डीड तो असली है। तो ये जो फैक्ट्स है ये सबके ऊपर लागू होगी कि भाई हाँ, ये तो क्योंकि जब ये स्वीकार कर रहा है एक पार्टी, तो बाकी के खिलाफ भी जो है, क्योंकि ये भी सब एक दूसरे के सहवादी हैं, को विटनेस को इंटरेस्टेड पर्सन है, सहवादी हैं, तो सभी के लिए वो होगी। अगर मान लो कोई कभी पार्टीज में मुकदमे चले, कभी मुकदमे चले और उन्होंने कोई रिटन स्टेटमेंट दिया हो और उसमें किसी बात को एडमिट किया हो, और पार्टीज के बाद बीच में फिर कोई मुकदमे आए हो, बाद में फिर कोई कार्रवाई हुई, तो वो जो रिटन स्टेट में कथन दिए हैं वो रेलेवेंट हो सकते हैं, वो कथन भी रेलेवेंट हो सकते हैं, वो भी एडमिसिबल हो सकते हैं और उन पर भी न्यायालय विचार कर सकता है, एज सबूत हो सकते हैं। अगर रिटन स्टेटमेंट में कोई बात आपने स्वीकृत की है और बाद की जब केस लाया जाता तो आप मना करते हैं दूसरे केस में, कभी दूसरे केस में, तो आपके वो एडमिशन भी जो है वो सेक्शन 18 में रिलेवेंट है। नेक्स्ट इसका जो है, और फिर एक सेक्शन और आता है, इसमें 5-7 प्रकार की आपको बताई जाएंगी। तो ये सेक्शन जो था हमारा था, ये था 16। अब हम आते हैं जरा 17 सेक्शन पर। क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनकी स्थिति फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट, जिनकी जो स्थिति है रेलेवेंट है, एडमिशन बाय ए पर्सन whose position must be proved as against party to suit। इसको समझे जरा क्या है। स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admission if such statement would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by against them, if they are made while as the persons making them occupies such position or in subject to such liability। यहां एक उदाहरण इन्होंने नीचे दिया है, जरा सा मैं उसको आपको समझाता हूं। उसको हम यहां समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेवेंसी होगी उसकी। ये थर्ड पार्टी की किसी बात को, ये थर्ड पार्टी की किसी बात की ओर निर्देश करती है, सर थर्ड पार्टी के कथन पर के एडमिशन को वो करती है। उसका उदाहरण मैं आपको एक बार देता हूं, जैसा आप समझें उस उदाहरण को। एक हमने नौकर रखा कि भाई तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू मकान का किराया उगाएगा।
फला व्यक्ति से उगाएगा, वो मकान का किराया उससे उगाता नहीं है किसी व्यक्ति से। जो मकान मालिक है वो अपने नौकर के खिलाफ मुकदमा लाता है कि भाई मेरे किराएदार पर पैसा ड्यू था, लेकिन तूने ये उगाया नहीं है। तो वो जो नौकर रखा था वो ये कहता है कि नहीं जी, मैंने तो उसके ऊपर, जो किराएदार है उसके ऊपर आपका पैसा ड्यू ही नहीं था, उसका पैसा आप पे ड्यू ही नहीं था। लेकिन जब किराएदार से पूछा जाता है तो किराएदार ये कहता है नहीं साहब, मेरी तरफ किराया ड्यू था। तो ये जो एडमिशन किराएदार ने किया है, इस एडमिशन को नौकर के खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो यहां सेक्शन इस बात, लेकिन इसके लिए एक परिस्थिति है। जबकि ये किराया का मामला निपटा ना हो, जब इन दोनों के बीच के जो किराए का जो है, इसका अस्तित्व होना चाहिए। किराए की बात का जो है ये अस्तित्व उसका खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो है ये नहीं कि उन्होंने किराया दिया नहीं और ऐसे ही कह दे, मतलब किराया ड्यू है उसके बावजूद भी वो एडमिट कर रहा है कि नहीं साहब, किराया तो मेरी तरफ ड्यू है। तो ऐसी परिस्थितियों में की बात ये वैली सेक्शन कहता है, जिसमें लिखा है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी वाद स्थिति के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनके वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। यदि कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते, और यदि वे उस समय किए गए हो जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हो या ऐसे दायित्व के अधीन है। तो यहां जो किराएदार है वो तो दायित्व है, उसके ऊपर दायित्व है किराया देने का, और वो कहता नहीं मैंने किराया नहीं दिया है, तो ये बात उस व्यक्ति के खिलाफ सिद्ध की जा सकती है जो ये कह रहा है कि इसके खिलाफ किराया ड्यू नहीं था। तो ऐसी एडमिशन भी तर्क संगत और कंसिडरेबल होते हैं मुकदमे। तो ये तो रहा सेक्शन 16 सर। अब इसको सरल हिंदी में देखिए, ये तो इन्होंने लिखा है, ये तो इन्होंने लिखा है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी, ये तो इन्होंने लिखा है। इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा फिर भी क्लियर नहीं हुआ था, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करने गया। एक सरल हिंदी में अपने हिसाब से बनाता हूं, कहता हूं, मतलब जो मैंने कहीं किताबों में पढ़ी है। ये कहता वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होंगे, यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है और ऐसे दायित्व के अधीन है। देखो, बहुत ही, एक बार मैं किताब खरीद के लाया था, वो मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति किताब थी। उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी तो समझ में नहीं आती। ये एक्ट तो हमारा 25-30 पेज का भी है, नहीं है ये भारतीय साक्ष्य में। इसकी भाषा जो है 1872 में के टाइम पे लिखी हुई है। उसकी हिंदी भी जब बनी होगी तो 1872 में, पहले तो बनी नहीं थी, अब बाद में ये जब देश आजाद होने के बाद में ये सब भाष्य बनाए गए। लेकिन वो हिंदी भी उतनी क्रिटिकल है। जरा से मैंने थोड़ा सा हल्की करने की कोशिश करी। मैंने इसको ऐसे किया, कब और किन परिस्थितियों में
वाद के पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की स्वीकृतियां साक्ष्य में ग्रहण की जा सकती है या साक्ष्य में एडमिसेबल। ये इसकी हिंदी बना दी मैंने, या मैंने जहां से किताब में से याद आ रही है, जिसमें से मैंने पढ़ी थी। तो देखो इन्होंने कितनी शुद्ध हिंदी कर दी, इसकी कितनी हल्का कर दिया। कब और किन परिस्थितियों में वाद के पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की स्वीकृतियां एविडेंस में एडमिसिबल हैं। हो गया। ऐसी शुद्ध हिंदी आप भी बना दो ना, हल्की बना दो कि पार्टीज के अलावा कभी किसी अन्य व्यक्तियों की, इन व्यक्तियों की जो पार्टीज है, की गई स्वीकृतियां कब एडमिसिबल है, और यहां उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। क्रिटिकल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज। इसीलिए कई बार आपको भी कहता हूं, कई कई किताबों को स्टडी करो। ये एक्ट अपने आप में बहुत ही जटिल प्रक्रिया, जटिल भाषा लिए हुए एक्ट है। तो चलिए ये कि कब हम जो है, जो तीसरा व्यक्ति है जो वो कहता है उन दोनों पार्टीज के मुकदमे के बारे में, कब उसकी एडमिशनेबल बात को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यार। अब हम आते हैं ठीक है, अभी तक था उन व्यक्ति द्वारा स्वीकृति, वाद के पक्षकार द्वारा अभियुक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां क्या है? एडमिशन बाय ए पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बी पुट टू बाई पार्टी टू द सूट। एडमिशन बाय ए पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाई ए पार्टी टू द सूट, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृति। जब जो पार्टीज हैं किसी मुकदमे की, वो यदि किसी अन्य व्यक्ति को की बात के लिए निर्दिष्ट कर देती हैं, तो वो जो निर्दिष्टित व्यक्ति होता है उसके द्वारा की गई स्वीकृति भी इस एक्ट में विचारणीय है। उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझोगे, जरा और पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट बाय द पर्सन्स टू whom a party to the suit has expressly referred, statement made by a person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admission। यदि दो पार्टी के बीच में कोई झगड़ा है किसी बात के डिस्प्यूट का और एडमिशन का, अगर उनमें से कोई पार्टी कहती है अगर वो बात ये कह देगा तो हम मान लेंगे ये बात सच्ची है, तो उस व्यक्ति का स्टेटमेंट, जिसको हमने अपना रेफरी बनाया है या जिसको हमने इंगित किया है, उसके द्वारा कही गई बात या कथन, ये एडमिशन होगा या एडमिटेड होगा। ये कहना चाहता सेक्शन, उदाहरण से समझाऊंगा बाद में भी, दोबारा हिंदी में पढ़ूंगा। सेक्शन 18 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां। एक आदमी के पास एक घोड़ा है
और उसने वो घोड़ा जो है किसी व्यक्ति को बेच दिया। एक आदमी का घोड़ा उसने दूसरे आदमी को का घोड़ा है, तो वो व्यक्ति कहता है उससे, "भाई, क्या है घोड़ा तेरा है कैसा, ये तो बता।" तो कहता है, "भाई बात सुन, तुझे ये घोड़ा कैसा है जाके फलाने से पूछ ले, वो बता देगा तुझे कैसा घोड़ा है।" तो अब ये क्या है, जो पहला वाला व्यक्ति है जिसने घोड़ा बेचा है, वो ये कहता है कि वो व्यक्ति उसे बता देगा, तो हमने उसे रेफरी नियुक्त कर दिया। तो उसके घोड़े के बारे में जो व्यक्ति वो कथन करता है, वो एडमिशन हो गया। तो यहां क्या कहता है अंग्रेजी में, जरा से एक बार इसको और देखें। एडमिशन बाई पर्संस एक्सप्रेसली रेफर्ड, अर्थात रेफरी बना दिया किसी को, या किसी के ऊपर छोड़ दिया कि ये बताएगा भाई। अगर वो कहता तो ठीक है। तो यहां ऐसी स्थिति का जो पक्षपकार है, जब हम किसी को रेफर्ड कर दें, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एडमिसिबल है। इसका दूसरा उदाहरण, एक आदमी के एक आदमी पे पैसे चाहिए, एक आदमी के एक आदमी पे पैसे चाहिए, तो वो आदमी जिसके ऊपर पैसे चाहिए वो कहता, यदि फलाना व्यक्ति कह देगा कि तेरे मेरे पे 5,000 रुपए हैं तो मैं तुझे दे दूंगा। एक आदमी के एक आदमी पे 5,000 रुपए हैं, वो ये कहता है कि भाई तू 5,000 रुपए मेरे दे। वो कहता मेरे पे तेरे पे मेरा कोई पैसा नहीं है, लेकिन हाँ यदि वो व्यक्ति कह देगा तो मैं तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा। वो उस बात के पास जाता है, वो कहता कि हाँ 5,000 रुपए भाई इसके बनते हैं तेरे तरफ। तो उस व्यक्ति की जो कथन है वो स्वीकृति है, वो स्वीकृति उस आदमी के खिलाफ पढ़ी जाएगी जो 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 ये वादा करता है कि अगर वो कह देगा तो मैं तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा। तो ये क्योंकि उसने उसको रेफर किया है, और जब तुम रेफर कर रहे हो किसी को, तो फिर अगर वो रेफर करने वाला व्यक्ति ये कहता कि हाँ इसके 5,000 रुपए हैं, तो ये इसको एविडेंस में लिया जा सकता है, स्वीकारने बात है, ये एडमिशन है। इसमें अगला सेक्शन आता है हमारा 19, स्वीकृति कौन साबित कर सकता है, स्वीकृति कौन साबित कर सकता है। स्वीकृति कौन साबित करेगा, ये इंपॉर्टेंट जरा सा है। ये क्या कहता है जरा सुनिए। 19, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ, उनके विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृतियों का उन्हें करने वालों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, Admission are relevant and may be proved as against the persons who make them or his representative in interest, but they cannot be proved or by or on behalf of the persons who make them or by his representative in the interest, except in the following cases, namely, an admission may be proved by or on behalf of the persons making it when it is of such a nature that if that person making it were dead, it would be relevant as between third party under section 26. Any admission may be proved by or on behalf of the persons making it
when it consists of a statement of any state of mind or body relevant in issue made at or about the same when such state of mind or body existence, such as accompanied by the conduct rendering it to falsehood. An admission may be proved by or on behalf of persons making it if it is relevant, otherwise than an admission. अब देखो गुरु जी, कुछ आया समझ में? नहीं आया? पहले तो बताओ, पढ़ने के बाद में। अब तुम खुद पढ़ो, मैं तो इसे उदाहरण से समझाऊंगा भाई साहब आपको। मैं इसके उदाहरण दूंगा आपको, तभी आपकी आएगी समझ में। मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति है राजेश, वो कहता है कि ये डीड असली है। क्या कहता है? कि कोई भी डीड है, एक राजेश नाम का व्यक्ति है, वो ये कहता है कि ये एक दस्तावेज है, वो कहता असली है। मनमोहन नाम का व्यक्ति ये कहता है ये नकली है। राजेश इस दस्तावेज को कहता है कि ये असली है, मनमोहन ये कहता है कि ये नकली दस्तावेज है। अब ये जो असली है, तो राजेश ने ये कहा कि ये असली है और मनमोहन ये कहता है ये नकली है। अगर मनमोहन ने कभी किसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये डॉक्यूमेंट असली था, समझ लो, किसी चीज को राजेश ये कह रहा है कोर्ट के अंदर जब मुकदमा है कि ये चीज असली थी, असली है, लेकिन मनमोहन ये कह रहा है ये चीज नकली है, तो दोनों के ये स्टेटमेंट हो गए। ये तो ये कोर्ट में कह रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई स्टेटमेंट यदि ये जो दूसरी पार्टी है मनमोहन, इसने ये कहा हो कि ये असली है वसीयत, ये विल, ये डीड असली है, तो इस कथन को, इस बात को कि ये बात मनमोहन ने कभी किसी के सामने कही थी या कहीं एडमिट की थी या किसी प्रोसीडिंग्स में एडमिट की थी, ये बात मनमोहन के खिलाफ सिद्ध की जा सकती है। लेकिन राजेश को इस सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि राजेश को ये नहीं सिद्ध करने का मौका दिया जाएगा स्वीकृति को एडमिशन का कि असली है, क्योंकि वो तो एडमिशन ही कर रहा है कि असली है। ये मनमोहन कह रहा है कि नकली है, तो मनमोहन के लिए भी एडमिशन है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन जब राजेश को ये सबूत लाता है कि नहीं साहब, मनमोहन ने इसको ऐसा कथन कहा था कि ये असली है, तब वो एडमिसेबल है। जरा मैं पढ़ता हूं, अब इसको उदाहरण के तौर पर पढ़ता हूं। कै और ख के बीच प्रश्न है कि अमुक विलेख डीड फौज है या नहीं। कै कहता है कि वह असली है, ख कहता है कि वह नकली है, बेईमानी से बनाई गई है। तो ख का कोई कथन यहां तो कथन कर ही नहीं रहा। इस किस कथन की बात कर रही है? जो कहने कभी कहीं और कहा हो, कहने ख का कोई कथन कि विलेख असली है, कै साबित कर सकेगा। अगर ख ने कहीं पर उस विलेख को, उस डीड को एडमिट किया हुआ किसी कथन में, तो उस कथन को यहां पर कोट किया जा सकता है, अर्थात इसको एविडेंस के रूप में लाया जा सकता है, साबित कर सकेगा। तथा कै का कोई कथन की विलेख कुटरचित है, ख साबित कर सकेगा। और ख ये साबित कर सकता है कि इनने ये कहा था जी ये नकली है किसी जगह पे,
तो ये एक दूसरे की बात को उनके कथनों से काट सकते हैं। अगर किसी पार्टी ने इसमें से असली कहा है जो आज नकली कह रही है, या जिसने पहले नकली कहा है और वो असली कह रही, तो ऐसे कथनों को एडमिशन के रूप में कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, लाए जा सकते हैं, कंसिडर किया जाते हैं। लेकिन किंतु के अपना कथन की विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा, क्या जो तभी उससे ही एडमिशन प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, वो तो कह ही रहा है, मैं तो कह रहा हूं। इसका एक और उदाहरण है। एक आदमी के कब्जे में से नकली सिक्के बरामद होते हैं, और जिसका कि वो खराब होना जानता है, और उसके ऊपर यह आरोप है कि ये नकली सिक्के चलाता है, या नकली सिक्के रखने का आरोप है। वह यह साबित करने की प्रस्तावना वो कहता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उन सिक्कों की परीक्षा कराने को कहा था, क्योंकि उसे शंका थी कि वो कूटकृत है या नहीं, और इस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और उसने कहा था कि ये असली है। तो ये बात भी जो है, ऐसी भी एविडेंस कि उसने जांच कराई थी ली जा सकती है। इसमें एक और उदाहरण है। किसी पोत के कप्तान का विचारण कि वह उस जहाज को जिस डायरेक्शन में ले जाना था उसी में ले गया था, लेकिन उसके ऊपर मुकदमा यह लाया गया कि वो उसे गलत डायरेक्शन में ले गया था, मार्ग से भटका दिया था उसने। यह दर्शित करने के लिए एविडेंस दी जाती है कि वो उसको गलत रास्ते में ले गया था, लेकिन जो उसमें लॉग रजिस्टर जहाज में रखा जाता है उसके अंदर ये लिखा है कि मार्ग उस रास्ते पर चला गया था। तो वो अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है जिसमें वह ऑब्जर्वेशन दर्शित है कि रास्ते से भटका नहीं वो। तो ऐसी जो है वो दिन प्रतिदिन की सामान्य व्यवहार में जो दर्शित है, तो इन कथनों को, ऐसे कथनों को साबित किया जा सकता है। तो ये बताता है कि कौन व्यक्ति किसके खिलाफ एडमिशन को साबित करेगा और किन पर से। देखिए, अगर किसी ने कह दिया, आप कह रहे हो कि ये चीज असली है और मैं भी कह रहा हूं असली है, तो मुकदमा नहीं ना। मुकदमा तो तभी है कि एक आदमी कह रहा है ये असली है और एक आदमी कह रहा है नकली है। लेकिन वो आदमी जो नकली कह रहा उसने कभी ये कहा था, कहीं पर कथन कहा था कि नहीं वो असली चीज है, तब उसका वो वाला कथन हम उसके खिलाफ कोर्ट में सिद्ध कर सकते हैं, उसके उस कथन का हवाला देके या उसके लिए एविडेंस लाके। तो ये एडमिशन का पार्ट है। तो अब देखो सर, अभी सेक्शन इसमें 20 और 21 और रह गए, लेकिन टाइम खत्म हो गया, 33 मिनट हो गए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वो फिर आपको कभी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी, फायदा नहीं है, फिर वो आपकी समझ में से भी बाहर हो जाएगी, और मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करने में जल्दी करूंगा तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा इसमें, तो उसको फिर कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। नमस्कार, जय हिंद।